हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों आज बेसिकली हमारा डिस्कशन मैं इस वीडियो के थ्रू 2-3 बातें बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह उस 28 तारीख की एग्ज़ाम में बैठने वालों में से एक था। अच्छी बात है, चलो हमारा सिलेक्शन 1-2 बार हो गया पहले, लेकिन आज के यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से अगर प्री को देखें, जिस तरीके का आप सभी को एक झटका मिला, उस तरीके से देखता है कि प्री निकलना एक बड़ा चैलेंजिंग हो चुका है। पहले एग्ज़ाम देने जाते थे तो कॉन्फिडेंस आ जाता था कि चलो प्री निकाल के आई जाएंगे, लेकिन पहली बार 3 बार मेरा प्री हुआ, लेकिन पहली बार एक ऐसा लगा कि प्री के बाद एग्ज़ाम देने के बाद लगा कि निकलने की पूरी संभावना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि रीज़न क्या है कि वो सभी के साथ ही ऐसा हुआ। इस पूरे जो ऑब्जर्वेशन आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियोज़ भी आपने देखे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये बदलते इस पैटर्न में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें फोकस करना चाहिए, स्पेशली प्री को लेकर के। अभी तक हमारा ये रहा कि प्री को हम निकाल लेंगे, 2 महीने पढ़ के निकाल लेंगे, सी सेट को निकाल लेंगे, 2 महीना पढ़ के निकाल देंगे, सी सेट को तो पी वाई करके ही निकाल लेंगे। लेकिन जो पैटर्न यूपीएससी ने इस बार जीएस में और सी सेट में यूज किया है, वो पैटर्न एकदम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था। एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि आपने जीएस के अंतर्गत जो ट्रांसलेशन की लैंग्वेज यूज की थी, हिंदी ट्रांसलेट जिस लैंग्वेज में किया था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। सेकंड, एक दो क्वेश्चनों, मुझे भी पता है, 1-2 क्वेश्चनों में हिंदी में क्वेश्चन ठीक तरह से नहीं थे, ठीक तरह से उनको स्पष्टता के साथ नहीं बताया गया था, जबकि इंग्लिश में वो क्वेश्चन बहुत क्लियर था। कई बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के साथ हो सकता है वो एक क्वेश्चन गलत हुआ बहुत सारे लोगों से। सेकंड चीज़ ये थी कि यदि हम बात करें इस पूरे इसमें, तो सी सेट का जो पैटर्न है, यूपीएससी अपने सिलेबस में बोलती है कि हमारा पैटर्न बेसिक होगा, वो पैटर्न बेसिक नहीं था। हमारा पैटर्न 10th स्टैंडर्ड का या 12th स्टैंडर्ड का होगा, वो बिल्कुल नहीं था। सी सेट के अंतर्गत आपकी जो मैथ का जो पैटर्न था, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था। अब आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी, बहुत सारे दोस्तों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार करी, कई लोगों का तो लास्ट अटैम्प्ट था, उनकी पूरी अच्छे से मेंस की तैयारी थी, अच्छे से प्री की तैयार थी, लेकिन अचानक बदले हुए इस पैटर्न ने उनके इस सपने पर पानी फेर दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि हम तैयारी करते तो हमारी कोई सुनने वाला तो है नहीं। मतलब एक्चुअली में सुनने वाला क्या कि आप अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से, नॉर्मली कुछ घर वाले अच्छे होते हैं जो आपकी बातों को समझ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर है आप जिसके भी साथ डिस्कशन करेंगे तो बोलेंगे नहीं, पेपर तो सीधा था, या पेपर तो हर बार यूपीएससी ऐसा ही करती है, तो इसमें कौन सी बात है। तो एक्चुअली में हमारे मन में जो चोट लगी है इसको आपके अलावा कोई और फील नहीं कर सकता। हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम एग्जाम में आपके साथ थे, तो हमें पहली बार रियलाइज़ हुआ कि एक मतलब यूपीएससी ने बड़ा ही अजीब टाइप का क्वेश्चन पेपर दिया है। मैथ काफ़ी अच्छी थी मेरी, ऐसी बात नहीं, मैं काफ़ी अच्छा मैथ में है मेरा, लेकिन मैथ के क्वेश्चन कम से कम 15 क्वेश्चन छोड़ने पड़े। और वो इसलिए नहीं छोड़े हमने कि नहीं आते थे, वो छोड़ने का मेन कारण था कि अगर आप उसको करने भी लगोगे, पहली बात तो आते नहीं थे, और आते हैं कुछ क्वेश्चन तो उनको करने भी लगोगे, वो आपके 10-5 मिनट खा जाएंगे, और उसके बावजूद भी आंसर की एक्यूरेसी पे पहुंचना बड़ा डिफिकल्ट था। तो सी सेट और जीएस दोनों का लेवल बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था इस बार। ये बिल्कुल सारी कोचिंग में क्या हम तो देखे आए, हमें ही पता है, बिल्कुल एकदम अलग था। अब बात आती है कि चलो ये बात सही है कि इस बार यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया, ऑप्शन चेंज किए, एकदम बिल्कुल आपका लक बेस्ड बना दिया इस एग्जाम को, एकदम इन्फॉर्मेटिव बना दिया कि आपने जो पढ़ा है मिला है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाओगे, आप कोई एलिमिनेशन यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि एलिमिनेशन को पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया गया था। एलिमिनेशन का पॉइंट केवल इसलिए नहीं था कि हम कम पढ़ के जाएं, एक्चुअली में एलिमिनेशन का मेथड ये था कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर सकें, क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकें, और यही एक अच्छे सिविल सेवक के लिए ज़रूरी था, जिसके अकॉर्डिंग वो पैटर्न थे। लेकिन जो पैटर्न अब किया गया था वो तो लक बेस्ड या रटने बेस्ड हो गया था। या तो आप चारों चीज़ें इतनी गहराई से रटो, 10-5 किताब रटो एक सब्जेक्ट के लिए कि आप चारों ऑप्शन कर पाएँ, उसके बावजूद भी ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको पढ़ने के बावजूद चारों स्टेटमेंट आप करेक्ट कर पाएँ। तो या अब जब आपसे चारों स्टेटमेंट करेक्ट होने की संभावना बहुत कम है, तो आप किस पे डिपेंड हो गए, लक पे डिपेंड हो गए, और लक बेस्ड हो गया आपका ये यूपीएससी। हालांकि मेंस का तो है कि हमें एक विश्वास रहता है कि चलो मेंस का यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं इस बार क्या पैटर्न दे दे, आप अभी प्रेडिक्ट उसको नहीं कर सकते। लेकिन बात चल रही है कि अब यदि किसी कैंडिडेट को 2024 की एग्जाम देनी है, कैंडिडेट को क्या हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है उसमें,
तो क्या बेसिकली रणनीति लेके चलनी चाहिए इस 2023 के इस पेपर के मद्देनज़र, इसको विश्लेषण करने के बाद। तो मेरा पर्सनली 2-4 दिन जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि हाँ क्या चीज़ में कमी रह गई, क्या चीज़ होनी चाहिए। एक्चुअली में पढ़ाई में कोई कमी नहीं थी, हमारी कमी थी कि हम एलिमिनेशन पे डिपेंड होकर के एक माइंड सेट डेवलप करके जाते थे। तो अब वो माइंड सेट तो हमें बिल्कुल हटाई देना है। अब हमें फुल प्रूफ के साथ जाना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होकर जाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकें। इसलिए अब बात याद है कि पढ़े तो कौन सी बुक पढ़े। आज तक हम पढ़ते थे हिंदी, स्पेक्ट्रम पढ़ते थे, लक्ष्मीकांत पढ़ते थे, लेकिन क्या वो बुक्स इसका उत्तर देने में सफल रही? कोई भी बुक की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वो बुक एक लिमिटेड क्राइटेरिया को ही एक्सप्लेन करती है, और आप क्वेश्चन कहीं से भी उठा के रख रहे हो, उनका कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर जीएस के क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो कैसे करेंगे हम, और दूसरी ओर आपके सीसेट के लिए आपके क्या पैटर्न है। जीएस का मेरा ये मानना है कि देखो ऐसा सिचुएशन आया, पेपर सभी के लिए ही टफ पड़ा, तो आपका पैसेंस इसमें एक काम करता है। सेकंड चीज़ ये है कि आपको अब पढ़ाई थोड़ी बारीकी से पढ़नी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट के पीछे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम के को बहुत अच्छे से एक एक लाइन को पढ़ने का, याद रखने का काम हो सकता है। उसके साथ हो सकता है एक और हमें स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी पड़ सकती है। इसमें दो स्टैंडर्ड बुक जिनसे हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है प्री के। सेकेंड इसमें ये रहेगा कि यदि हम प्री की बात करें, जीएस के पेपर की बात करें, तो इस जीएस के इस पूरे पेपर में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होना ही पड़ेगा, चाहे वो बेसिक का इन्फॉर्मेटिव हो, चाहे वो करंट का इन्फॉर्मेटिव हो। थर्ड ये बात पॉइंट ये है कि आपको कनेक्टिविटी, क्योंकि आप चाहे कितनी ही किताब पढ़ लो, कुछ भी बुक्स पढ़ लो, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना आपके लिए वहाँ पॉसिबल नहीं है। बस आप पे कनेक्टिविटी आनी चाहिए कि आप एक अनुमान लगा सकते हो कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। अब एलिमिनेशन तो हट गया, अब आपको उस स्टेटमेंट को करेक्ट और नॉट करेक्ट करना है, अब उस पर आपको अनुमान लगाना है। अब 4 ऑप्शन, 4 स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंटों पे अनुमान लगाने के लिए आपको कनेक्टिविटी होना जरूरी है, क्योंकि 4 में से हो सकता है आप 2 को अच्छे से जानते हो, 2 को नहीं जानते हो, तो उन 2 में आपका अनुमान वहाँ से लगेगा जहाँ से आप थिंकिंग करोगे, कनेक्टिविटी करोगे, और उसके आधार पर उसका आंसर देने की एक पॉसिबिलिटी बनाओगे कि ये इसका ऑप्शन हो सकता है। तो उस चीज़ की माइंड को, अपने को कनेक्टिविटी और थिंकिंग को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा। पढ़ने का जो पैटर्न है आपका अब जैसा सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको करना है या थोड़ा सा हमारा एक माइंड सेट आता था प्री को लेकर के, नहीं प्री निकल जाएगा बिकॉज हम उसमें एलिमिनेशन यूज कर देंगे, वो माइंड सेट को अब गिव अप करना पड़ेगा। अब पूरी तरह प्रॉपर आप जब मेंस की तैयारी करो तो इस बात का ध्यान रखो कि नहीं, मुझे तो फैक्ट भी पढ़ने भाई, मुझे तो कोई डेटा भी याद रखना है, मुझे स्टेटमेंट भी ध्यान रखना है, मुझे एक एक लाइन को भी पढ़ना है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि कौन सी लाइन आपका स्टेटमेंट का एक पार्ट बन सकती है। तो एक तो इन्फॉर्मेटिव होना, दूसरा कनेक्टिविटी और थिंकिंग को बढ़ाना। जब तक आप उनको कनेक्टिविटी करने की नहीं सोचोगे, आप अनुमान, क्योंकि अनुमान तो लगाने ही पड़ेंगे आपको, अनुमान अच्छे से नहीं लगाओगे, चीज़ों को उसमें थिंकिंग नहीं करोगे, तब तक आप पूरे आंसर का उत्तर देने में अच्छी तरीके से सक्षम नहीं हो पाओगे। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस मांगती है, आप चीज़ों को, टॉपिक को सोचो, उसको देखो क्या क्या इससे चीज़ कनेक्ट हो सकती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को कनेक्ट करके पढ़ो, नहीं तो फैक्ट याद नहीं रह पाएंगे। उस पैटर्न पे आपको एक तो काम करना पड़ेगा, किसके लिए, जीएस के लिए। और इसके लिए अभी हमें, अब तक हम 2-3 महीने पढ़ ले, मेरा मानना है कि जब भी आप मेंस की पढ़ाई करो, उसी मेंस की पढ़ाई के पार्ट में आपको प्री के पॉइंट लिखते हुए जाना है कि नहीं प्री में आ सकती है लाइन, उसको लिखते हुए जाना है। और मेंस उस प्री पे थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, हो सकता है पहले हम 2 महीने देते, अब 3 या 4 महीने हमें प्री स्पेसिफिक होना ही पड़ेगा। इसलिए क्योंकि आपकी चाहे तैयारी मेंस के लिए कितनी ही ज़बरदस्त क्यों ना हो, यदि आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। और प्री अब आप देख लिया कितना भी आसान नहीं रहा, चाहे आप कितने भी रिपीटर हो एग्जाम में, चाहे कितने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, अब प्री आपकी आसानी से निकलने वाली है नहीं है। जिनकी निकल गई वो निकल गई पहले, अब समय बदल गया। रही बात सेकंड आपके जीएस की, सॉरी सीसेट की, हिंदी मीडियम के लिए सीसेट को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। मैंने खुद पैसेज देखे थे, इनकी लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि आप आसानी से उसको समझ पाने में सक्षम नहीं हो पाए जब तक कि थोड़ी इंग्लिश आपको नहीं आती। तो हिंदी मीडियम का क्या करेगा सीसेट में? मैथ आपने टप करी थी, उसको तो कैट से भी ऊपर निकाल दिया आपने, है ना, उसको सॉल्व करना आपके लिए इतना आसान था नहीं, वो टाइम कंजप्शन वाले होंगे। तो हिंदी मीडियम वाले क्या करें? मेरा ये लग रहा है मुझे कि अगर आपको सीसेट, हो सकता है अगली बार सीसेट का बहुत बुरा पैटर्न कर दे,
पैटर्न वही कर दे जो हिंदी में किया, इस बार जीएस में किया है, 1 सही 2 सही 3 सही। इस बार तो कम से कम सी सेट में ये तो रखा है 1 कथन 2 कथन 1 2 1 3। अगली बार हो सकता है कि सी सेट में कंप्रिहेंशन पार्ट को ही चेंज कर दे। अगली बार हो सकता है कि सारे ही क्वेश्चन आपके हाई लेवल के मैथ के डाल दे। कुछ भी कर सकती है, क्योंकि पेपर बनाना कोई डिफिकल्ट पार्ट तो है नहीं, कुछ भी बना सकते हो आप। लेकिन इस दौरान करेंगे तो क्या करें। तो जो भी 2024 की तैयारी कर रहे हैं हमारे दोस्त, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अब सी सेट को जिनकी कमज़ोर है, प्लीज़, पहले हम इसको बहुत पीछे टाल देते थे, पहले सोचते थे कि 2-3 महीने पहले पढ़ेंगे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ उसको टाइम दें। आप पैसेज को पढ़ने का टाइम दें, और मेरा ये मानना थोड़ा थोड़ा इंग्लिश की चीज़ थोड़ी सी एटलीस्ट हमें आनी जरूरी चाहिए, ताकि अगर कोई हिंदी की टर्मिनोलॉजी हम समझने में असक्षम रहते हैं तो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी के माध्यम से उसको समझ सकें। इसे थोड़ी सी हैबिट, मैं नहीं कह रहा, थोड़ी सी हैबिट जरूर डालनी चाहिए कि हम एक अंडरस्टैंडिंग बना सकें यदि कोई पैसेज का वर्डिंग कॉम्प्लिकेटेड आई है तो। सेकेंड, सी सेट। सी सेट को मैथ के अंतर्गत जो मैथ वाला पार्ट है उसको हमें शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। अब पहले जिनके बिल्कुल जीरो मैथ है वो पहले बेसिक पढ़ो, नंबर सिस्टम्स, डेसिमल्स, आपका जो घन, घनाभ, क्यूब, लॉस, प्रॉफिट, परसेंटेज, बेसिक को पढ़ो 10-15 टॉपिक। उसके बाद, क्योंकि अभी भी पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन आपके बेसिक से थे जो आपको पास करवाने में सक्षम थे, लेकिन जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं उनकी अब हमें थोड़ी सी तैयारी एटलीस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट में करनी चाहिए, थोड़ा सा उनके लिए हमें टाइम देना चाहिए। तो सी सेट को जो अभी तक हम हल्के में लेके चल रहे थे उसको अब बिल्कुल हल्के में लेके नहीं चलना है, क्योंकि वो आपके फेल होने का एक कारण हो सकती है, और सबसे बड़ा कारण वो हो सकती है स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि उनको पैसेज को सॉल्व करना भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और यदि मैथ टफ दे दी तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आपको पैटर्न तो जो अब तक पढ़ते आ रहे हो उसी तरीके से पढ़ो, बट माइंड सेट थोड़ा चेंज कर दो। माइंड सेट वो ये होगा कि अब हमें बिल्कुल एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को साथ में लेके चलना है, और किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करना है, क्योंकि हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, हमने इतनी मेहनतें की, एक छोटी सी चीज़ हमें पीछे कर दी थी। अब बहुत सारे लोगों की मेंस की तैयारी बहुत ज़बरदस्त थी, और हो सकता है प्री में ना निकले। पहली बार रियलाइज़ हुआ कि प्री को निकालना इतना कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, जिसको निकालना इतना आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। और दूसरी बात यह है कि भरोसा नहीं है, कितना ही पढ़ ले क्या भरोसा कैसा चीज़ यूपीएससी चेंज कर दे। मैं मानता यूपीएससी पिछले 3-4 सालों से लगातार हर नई चीज़ डालती है, लेकिन जिस तरीके का काम इस बार किया वो एकदम अचानक से बहुत ही अलग टाइप का था, झटका देने वाला, और उसी झटके की वजह से बहुत सारे लोग सी सेट में फेल होंगे, क्योंकि जिसका माइंड जीएस 1 में खराब हो चुका हो जीएस 2 में अच्छा नहीं कर पाएगा। और ऊपर से आपने जले पे नमक और छिड़क दिया जब आपने इस रीजनिंग को हटा दिया उसमें से। हम जल तो जीएस फर्स्ट में ही गए थे, लेकिन सी सेट के अंतर्गत आपने उस पर नमक छिड़क दिया, क्योंकि जो रीजनिंग का पार्ट हमारे लिए इजी होता था आपने उसको बिल्कुल हटा दिया। जो मैथ का पार्ट हम काफ़ी हद तक सही करते थे उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अरे हमें सिविल सर्वेंट बनना है, हमें कौन सा मैथ का ज्ञान, कैलकुलेशन लेनी है वहाँ जाके। और हर कोई ऑफिस में आपको पता है कैलकुलेटर करता है, और आपके पास सारा अकाउंटेंट होता है, हर चीज़ का काम करने वाला होता है, आपको कैलकुलेशन की क्या जरूरत है? आपको बस एक कॉमन सेंस की ज़रूरत है। तो सवालों में कॉमन सेंस होना चाहिए था, आप कैलकुलेशन क्यों दे रहे हो? इतनी लेंथी बनाते हो कि उसमें इतनी कड़ी कैलकुलेशन दे देते हो जो आसानी से सॉल्व हो ही नहीं पाती, विद इन टाइम में तो नहीं हो सकती, बाहर आके आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये जो पैटर्न यूपीएससी किया है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है जो भी हमारे लोग 2024 में तैयारी करेंगे, प्री को शुरू से ही मेंस की स्टडी के साथ एक पार्ट के रूप में लेके चलें, और सी सेट को जिनकी बहुत कमजोर है उस सी सेट को भी एक स्टडी के पार्ट के रूप में कंटिन्यू लेके चलें। कंप्रीहेंशन पढ़ने की आदत डालो, उनको 2-4 क्वेश्चन करते रहिए बीच बीच में, और अब इसको कंटिन्यू प्रोसेस का पार्ट बना दो। अब इसको हल्के में नहीं लो। हो सकता है 2024 की एग्जाम में पता नहीं क्या नया ला के दे, लेकिन आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब हमें बुरी से बुरी स्थिति के लिए भी तैयार रहना है। अगर कोई नया झटका भी यूपीएससी दे दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऑलरेडी झटका खा चुके हैं। और अब दोस्तों झटका लगा है आप लोगों को, अब उस झटके से थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा अपने दोस्तों से, उन दोस्तों से जो आपको समझ सकें, उन घर वालों से जो आपको समझ सकें, उनसे डिस्कशन कीजिए, उनसे बात कीजिए, और अपने आप को थोड़ा सा से बाहर निकालिए। अब 4-5 दिन हो चुके हैं, अब हमें, क्योंकि ये तो हमारा एक मैदान है जिसमें जब तक जंग लड़ेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। और पहली बार
ऐसा रियलाइज़ हुआ, अब तक मैं सोचता कि नहीं एक बार यूपीएससी के पीछे पड़ गए तो पड़ ही गए, मतलब छोड़ना नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अब लगता है कि नहीं अपना एक बैकअप भी होना चाहिए, कोई भरोसा नहीं, लक वेस्ट जो चीज़ हो चुकी है वो कभी भी आपको धोखा दे सकती है। लेकिन फिर भी आप सभी से है कि अपनी तैयारी को पुनः तैयारी के साथ कीजिए। जो आपने पढ़ रखा है उसका एक थोड़ा सा ट्रेंड और माइंड सेट को चेंज करिए। बाकी जो किताब पढ़ी हुई उनको ही पढ़िए। अब कहाँ तक आप किताब पढ़ पाओगे, कितनी किताब पढ़ोगे इसकी कोई गारंटी नहीं, लिमिटेड है जो ही पढ़ो, बट उनको कनेक्टिविटी और उनको थिंकिंग के साथ पढ़ो। तो हो सकता है कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका एग्जाम हॉल यूज करें, आप स्टेटमेंट को करेक्ट कर दें। ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है और अपनी मेंस की तैयारी अच्छे से करो। आंसर राइटिंग मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम आंसर राइटिंग को केवल मेंस के लिए सोचते हैं, लेकिन मैं आंसर राइटिंग में लिया गया फैक्ट आपके प्री का पार्ट हो सकता है। इसलिए प्लीज़ आंसर राइटिंग भी रेगुलरिटी के साथ करते रहिए, क्योंकि हमारा डर है अभी प्री, क्योंकि प्री अब तक निकला नहीं। लेकिन एक बात मुझे मान लो, अगर प्री निकल भी गया और मेंस की तैयारी नहीं है तब कितना बुरा लगेगा। तब अगर मेंस में नंबर, अगर मान लो मेंस में भी हो गया और मेंस में नंबर ही कम थे, बॉर्डर पे हो गए, इंटरव्यू में जाके फेल हो गए, तब कितना बुरा लगेगा। तो मेरा कहने वाला चलो ठीक है, सी सेट और जीएस का पैटर्न तो चेंज हुआ, उसके लिए हमें ध्यान देना है, लेकिन हमें मेंस के लिए आंसर राइटिंग करनी है और उस पर भी ध्यान देना है। और हम पूरी तरफ से आपका सपोर्ट करेंगे। हम हर चैनल पे आप जुड़ के इसको कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जो भी आपको हेल्प चाहिए उसकी। तो आप सभी से है कि अब उठिए, ये वो मैदान है जिसमें आपको दोबारा उठना पड़ता है, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे। हम जब तक करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो जिन लोगों को, अगर मैं मानता हूँ सभी के साथ, क्योंकि आपकी भावनाओं को आपसे अलावा कोई नहीं समझ सकता, आपके दुख को आपसे अलावा कोई नहीं समझता। हम हैं, मैं हूँ, आप सब जिससे भी हम डिस्कशन करते हैं वो बस जस्ट एक फीलिंग कर, बिकॉज मैं भी इसी का पार्ट था, तो मुझे वो दुख फील है कि हाँ कितना बड़ा होता है। बट कोई तीसरे को आप नहीं समझा सकते। हम बाहर निकले एग्जाम दे के, बाहर लोग कोचिंग वाले, अरे इतना वो था इतना वो था। अरे एक्चुअली में एग्जाम हॉल के अंतर्गत एक तो गर्मी थी, ऊपर से उसमें पंखे नहीं है कई एग्जाम हॉलों में, और आप वहाँ बैठ के, पंखे है तो धीरे धीरे चल रहे हैं, जिनकी हवा उस पंखे को ही नहीं लग पा रही, वो हमें क्या हवा देगा। उस सिचुएशन में बैठ के जब आपके सामने पेपर आ जाता है और वो पेपर एकदम उसका पैटर्न अनएक्सपेक्टेड हो, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी मेंटलिटी का क्या हो जाता है। हमारी मेंटलिटी टूट जाती है, और वही कारण हुआ है। एग्जाम में असली कहानी पेपर की नहीं है, असली कहानी जो मेंटलिटी प्रेशर डाला है यूपीएससी नाम पे, उससे हुआ है, और वही हमारे फेल होने का कारण बनेगा, बहुत सारे लोगों का फेल होने का कारण है। तो कोई ना, अब जो हो गया उसको अब हम कर भी नहीं सकते कुछ। अब दोबारा उठिए, आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। हिंदी मीडियम वालों बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, थोड़ा इंग्लिश की चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिए, और बहुत अच्छे से सी सेट को लेकर चलिए। आपकी तैयारी डेफिनेटली है, दोबारा आपको ये सफलताएँ मिलेगी। कब तक आपकी सफलताओं के प्रति बाधाएं आएंगी, आप तो उनको तोड़ते जाइए। समय आएगा, आपको उठना है, और आपको अपने आप सलाह का कोई और आपको नहीं जान सकता। इसलिए प्लीज़ किसी से किसी प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखना। इसी के साथ आप सभी को आपकी भविष्य की सभी एग्जामों के लिए हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर किसी प्रकार की कोई हेल्प हमसे हो सकती है, हम पूरी तरह आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बस आप कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रही है। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।